हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के इतिहास के चौथे चैप्टर का चौथा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में हमने देखा था कि कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर जो बुनकर रहते हैं वो गांव छोड़ करके जाने लगते हैं और वे अपने रिश्तेदारों या किसी गांव में करघा लगा देकर अपनी जीवन चलाने लगते हैं। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार कर लेते हैं, यानी कि जो व्यापारियों से वे कर्जा लिए रहते हैं वो कर्जा लौटाने से इनकार करने लगते हैं और कुछ करघे बंद कर देते हैं और खेतों में काम करने लगते हैं। इस तरीके से उनके सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और फिर भारत में मैनचेस्टर का आना। मैनचेस्टर एक कंपनी होता है जिसमें सस्ती और टिकाऊ वस्तुएं बनी रहती हैं, जिससे वो स्थायी निर्माता प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी प्लूतो आते हैं। उनका कहना था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बिकता। यानी कि जितना अच्छा माल हमारे भारत में बनता है उतना किसी और देश में नहीं बनता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में भी गिरावट आने लगती है, जो लंबे समय तक जारी रहती है। और फिर 1811 से 12 में सूती का माल बिल्कुल हिस्सा जो होता है उसका निर्यात 33% होता है, और फिर 1850 और 91 यह मात्र 3% ही रह जाता है। यानी कि धीरे धीरे जो कुल निर्यात 33% होता था उसका मात्र 3% रह जाता था। तो इस तरीके से बहुत ही हानि होती है। ये थे तो दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में है फैक्ट्रियों का आना। किस तरीके से फैक्ट्रियों का स्थापना होता है, ये हमारा चौथा पार्ट है। आइए देखते हैं। करा कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। यानी कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली कपड़ा सूती मिल कब लगा, तो बम्बई में 1854 में 1854 में लगा। फिर 2 साल बाद ही उसमें उत्पादन होने लगता है और फिर 1862 तक वहां ऐसी 4 मिलें काम कर रही होती हैं। उनमें 94,000 तकलियां और 2,150 करघे होते हैं। और उसी समय बंगाल में जूट मिलें भी खुलने लगती हैं। वहां देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू होती हैं। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुलती हैं और इसके बाद साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। और फिर 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल जाती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे कपड़े मिल चालू हो जाते हैं। फिर कह रहा है कि ये दो कौन लगा रहा था, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी, मिलों में काम करने वाले कौन थे। ये एक पिक्चर दिखाई गई है। ये कह रहा है कि जमशेद जीजी भोये, यानी कि जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। यानी कि ये जहाज बेच करके हो सकता है इन्होंने कंपनी लगाई हो। अब आता हमारा पहला पॉइंट है प्रारंभिक उद्यमी। यानी कि प्रारंभिक उद्यमी कौन थे, प्रारंभिक व्यापारी कौन थे, जो प्रारंभ उत्पादन उद्योग लगाए हुए कौन थे। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें ये कौन लोग थे। कहा कि बहुत सारे व्यापारिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के
जमाने से चला आ रहा था, जैसा कि पिछले साल की किताबों में आपने पढ़ा था। 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। यानी कि 18वीं सदी से ही जो अंग्रेज थे वे भारतीय अफीम को चीन से निर्यात कर रहे थे और उसके बदले वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। और इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत से पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाजों में लाद करके रवाना करते थे, यानी कि भेजते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे, यानी कि भारत में ही औद्योगिक फैक्ट्री लगाना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया था और वे उद्योगों में निवेश करने लगे, यानी कि उद्योग धंधे लगाने लगे, उन पे खर्च करने लगे। और 1830 से 40 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई, यानी उन्होंने 6 संयुक्त यानी कि कई लोगों से मिल करके उन्होंने 6 कंपनियां बैठाई। और फिर 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए, यानी कि कुछ समय बाद उनको घाटा होने लगा। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। बम्बई में डिंसा, पेटिट और आगे चल करके देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी, नुसर वानजी, डाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमाया। और फिर 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया, यानी कि 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल किसने लगाई? मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने, जो चीन के साथ व्यापार किया। और यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिड़ला के पिता और दादा ने भी किया था। ये द्वारकानाथ टैगोर का चित्र है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारी नेटवर्कों का सहारा लिया गया और मद्रास में कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ के मध्य पूर्व व पूर्वी अफ्रीका में संबंध भी थे। इनके अलावा कुछ भी वाणिज्य के समूह थे, लेकिन वे विदेश व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत से ही व्यवसाय करते थे और वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे। सूद पे पैसा चलाते थे, यानी कि सूद हम गांव में कहते हैं ना, सूद पे, यानी कि ऋण देते थे पैसे से और उससे जो ब्याज मिलता था वो लेते थे और एक शहर से दूसरे शहर में पैसा भी पहुंचाते थे और व्यापारियों को पैसा भी देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उन्होंने बहुतों सी फैक्ट्रियां लगा ली, यानी कि जो सूद पे पैसा देते थे तो जब निवेश यानी कि खर्च करने की बारी आई तो उन्होंने क्या किया, उनमें से बहुत लोगों ने क्या किया, खुद की फैक्ट्री लगा ली। जैसे भारतीय व्यापार पे औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यापारियों के लिए जगह स्वीकृति गई। उन्होंने अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया। अब ये मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील का ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेजों को जरूरत थी। और फिर धीरे धीरे उन्हें जहाज रानी व्यवसाय से भी बाहर ढकेल दिया गया, यानी कि जो जहाज से काम करते थे धीरे धीरे वहां से उन्हें हटा दिया गया। फिर कि पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। उनमें बर्ड हिलर्स एंड कंपनी, एड्रयू यूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी और संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी, यानी कि कई लोग मिलकर के इस कंपनी लगाते थे और उनका प्रबंधन संभालते थे। और ज्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक यानी कि फाइनेंसर जो पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां ही लेती थीं।
फिर कहा कि यूरोपीय व्यापारियों उद्योगपतियों के अपने वाणिज्यिक परिसंघ थे जिनमें भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था। अब कह रहा कि मजदूर कहाँ से आए, यानी कि जब फैक्ट्रियां बैठने लगी तो मजदूर कहाँ से आए। कह रहा कि फैक्ट्रियां होगी तो मजदूर भी होंगे और फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी और फिर 1901 में भारतीय कंपनियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे और फिर 1946 तक यह संख्या बढ़कर के 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर कहाँ से आए। कहा कि ज्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे और जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था वे औद्योगिक केंद्रों की तरह जाने लगते थे। 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। फिर कानपुर के मिलों में काम करने वाले ज्यादातर कानपुर के जिले से आए थे और फिर मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई और त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे, यानी कि जहां पे फैक्ट्रियां लगी होती थी उन्हीं जिलों से सारे लोग आते रहते थे। फिर बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता में जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। ये फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या है। फिर कहा कि नौकरी पाना मुश्किल था, हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था, यानी कि डायरेक्टली मिल में हमें प्रवेश नहीं मिल सकता था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जाबर रखते थे, यानी कि जैसे मिस्त्री होते थे या फिर कोई सरदार होता था तो वो अपने जान पहचान के लोगों को अपने हिसाब से, अपनी विश्वस्तता के हिसाब से रखता था। जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद भी करता था और मुसीबत में पैसों से मदद भी करता था। इस प्रकार जाबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जाबर मदद के बदले पैसे व तोहफे की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे और समय के साथ फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कि कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था, यानी कि जो मजदूरी करने वाले लोग थे वो श्रम शक्ति में उनका अनुपात जो था बहुत छोटा था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से फैक्ट्रियों के लोग आसपास के गांव जिलों से आते थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।